Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome you back again on this digital platform of JK Boss Foundation classes. So बेटा आज हम अगेन लेके आए हैं मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10th हिस्ट्री। ठीक है, अभी तक हमने इसके 2 लेक्चर्स अभी तक दिए हैं। इसका ये तीसरा लेक्चर होगा और अगले एक या 2 लेक्चर्स में वी विल एंड दिस चैप्टर। So today we will start the chapter number 3 and the part 3 of this chapter. We will have today discussion about the role of technology, disease, conquests. ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट पर हमने कहां पर छोड़ा था? लास्ट पर हमने बेटा बात की थी लास्ट पर नीड ऑफ कैपिटल एंड लेबर्स यानी फ्लो ऑफ कैपिटल्स और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड शिफ्ट ऑफ लेबर्स पे हमने बात की थी। चलिए आज हम वही से स्टार्ट करेंगे जहां पर हमने छोड़ा था उससे आगे। यानी मैंने पहले ही कहा टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। आज हम रोल ऑफ टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या रहा हाँ व्हेन यानी बेटा ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। आज हम बात करेंगे 19th सेंचुरी में रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। लेट वी डिस्कस रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में कॉन्सेप्ट किस चीज का आएगा, चलिए देखते हैं। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में 2-3 चीजें हमें देखनी पड़ेगी, रेलवे, हाँ, स्टीम शिप्स और टेलीग्राफ्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हुई थी। हाँ, व्हेन न्यू टेक्नो इनोवेशंस कम, तो उसमें क्या हुआ, इस टेक्नोलॉजी की वजह से, इस एडवांसमेंट की वजह से सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक शिफ्ट देखने को मिला। कॉलोनाइजेशन इन्फ्लुएंस हुई क्योंकि जब रेलवे एक्सपेंड हुआ ना, याद रखिएगा, जब रेलवे एक्सपेंड हुआ इंडिया में 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में हमें रेलवे एक्सपेंशन देखने को मिला, मगर यूरोप में इससे पहले देखने को मिला क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से ड्रेन रिसोर्सेज को ड्रेन करना आसान हो गया। इन्हें ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज, रिमेंबर, ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज आसान हुआ। रिसोर्स को ड्रेन करना आसान हुआ। हाँ? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन शिप्स, बड़े बड़े शिप्स, हाँ, आप देखिए रेलवेज ने माल को कैरी करना आसान कर दिया। ठीक है, इसने चीप, सस्ता और क्विक कर दिया क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड दूर से दूर पहुंचना आसान हो गया। नए नए मार्केट डेवलप हो गए, नई नई एक्टिविटीज और अपॉर्चुनिटीज डेवलप हुई ड्यू टू द टेक्नोलॉजी। दैट व्हाई वी से रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो था मीट ट्रेड। मीट ट्रेड क्या किया, मीट ट्रेड पूरा चेंज हो गया क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, जो 1870 से पहले, 1870 से पहले लाइव जानवरों को शिप किया जाता था अमेरिका से यूरोप, मगर और स्लॉट वहीं पर अमेरिका में क्या किया जाता था, अमेरिका में ही याद रखिएगा एनिमल्स को क्या किया जाता था, एनिमल्स को स्लॉट किया जाता था, उन्हें मारा जाता था। ठीक है, उन्हें ज़िबा किया जाता था और फिर यूरोप उसका गोश्त, अमेरिका से पहले लाइव एनिमल्स भेजे जाते थे। ठीक है, कहाँ, अमेरिका से यूरोप। हाँ? मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, अब यूरोप भेजने से पहले, अब जब लाइव एनिमल्स को भेजा जाता था, कहां पर, एनिमल्स को पहले जिंदा भेजा जाता था यूरोप। हाँ, मगर वो एनिमल्स जब भेजे जाते थे ना, तो रास्ते में उनकी हालत खराब हो जाती थी, मर जाते थे बहुत सारे, मीट की क्वालिटी डिग्रेड होती थी, हाँ, मरने का खतरा होता था, बहुत सारे कंसर्न्स होते थे। मगर जब क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ, जब हाँ एक नए शिप्स आए, हाँ नए रेफ्रिजरेटर्स वाले शिप आए, तो उनने क्या हुआ कि जो ओपनिंग पॉइंट से वहीं पर स्लॉटर्ड हुआ और फिर आगे जाकर गोश्त ही, यानी हम कहेंगे जो मीट है वही फ्रीज किया गया, मीट फ्रीज होके यूरोप आया। जिससे क्या हुआ, जहां पर पहले 200 400 या 200 या उससे ज्यादा एनिमल्स एक शिप में आते थे, तो वहां पर अब उनकी जगह 400 एनिमल्स, 300 एनिमल्स का गोश्त आराम से उस जगह आ सकता था और क्वालिटी भी बड़ी अच्छी रही। ठीक है, वही चीज यहां पर है। आफ्टर द रेफ्रिजरेटर शिप्स वर इंट्रोड्यूस, जब रेफ्रिजरेटेड शिप्स इंट्रोड्यूस हुए तो और अच्छा फूड ट्रांसपोर्ट हुआ लॉन्ग डिस्टेंसेस में, यानी दूर, यानी हम बात करेंगे अमेरिका से यूरोप या बाकी शहरों से, गोश्त आना आसान हुआ और सस्ता आना आसान हुआ। और क्या हुआ, रिड्यूस शिपिंग, जब ये शिपिंग हुआ ना, जब रेफ्रिजरेटेड जो मीट है जब ये आया, तो इसकी वजह से कॉस्ट जो मीट का है वो रिड्यूस हो गया। यानी अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छा वैरायटी फूड मिलेगा, अच्छा फूड मिलेगा। ठीक है, और प्रमोट
होगा, याद रखिएगा। और इसकी वजह से क्या हुआ, सोशल पीस यूरोप में प्रमोट हुई। आप खुद देखिए कि टेक्नोलॉजी ने, क्योंकि रेफ्रिजरेटर्स क्या थे, रेफ्रिजरेटर शिप जो थे, ये टेक्नोलॉजी ही थी ना, ये टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव ही था, हाँ, जिसने गोश्त को यूरोप तक पहुंचाने में आसानी कर दी। इस तरीके से भी आप देखिए कैसे कैसे चीजें बदल रही है, कैसे कैसे इवेंट्स बदल रहे हैं। नंबर टू, लेट 19th सेंचुरी और कॉलोनियलिज्म में, अब ट्रेड जब फ्लोरिश हो रहा था ना, फ्लोरिश हो रहा था, तो मार्केट बढ़ रहे थे बेटा, और भी बहुत, बट इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव, अगर कहीं पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी था, बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे। हाँ, आजादी छिन रही थी, बहुत सारे लोगों की फ्रीडम छिन रही थी। अगर मैं बात कर लूं, तो अगर हम बात कर ले स्पेशली प्लांटेशन की, ठीक है, इंडिया में प्लांटेशन हो रहा था। एक नजरिए से तो इंडिया में क्या हो रही थी, इन्वेस्टमेंट यानी फ्लो ऑफ कैपिटल हो रहा था। वहीं पर आप एक्सप्लॉयटेशन और डिफॉरेस्टेशन भी देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, एक तरीके से हमें क्या मिलेगा, डिफॉरेस्टेशन, और नंबर टू हमें वहीं पर क्या मिलेगा, डिफॉरेस्टेशन के साथ हमें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर भी मिलेगा। तो अलग अलग रीजन थे। अब लेट कॉलोनियलिज्म में क्या हुआ, अब यूरोपियंस की नजर, ध्यान से सुनिएगा, जब ट्रेड बढ़ा, मार्केट बढ़ा, इन्फ्लुएंस बढ़ा, कैपिटल बढ़ा, लेबर बढ़ा, ये सारी चीजें, तो अब यूरोप की नजर पड़ी किस पर, अफ्रीका पर। डिमांड, हंगर, जो डिमांड थी ना रिसोर्सेज की यूरोप में, अब ये हंगर बढ़ रही थी दिन ब दिन। तो इसे पूरा करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, सारे यूरोपियन पावर्स, कॉलोनियल इंटीग्रेट होती है, सोशल इकोलॉजिकल चेंजेस को देखते हुए ये क्या करेंगे, ये अब अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाएंगे। कहां तक बढ़ाएंगे, अफ्रीका तक। तो अफ्रीका को कंकर करना, इकोनॉमिकली कंकर करने के लिए बाकायदा तौर पर एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको बर्लिन कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बर्लिन कॉन्फ्रेंस, जो 1885 में हुई थी, जिसमें टॉप यूरोपियन नेशंस ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। अब देखिए, हाँ, कॉलोनियलाइजेशन ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका को कॉलोनाइज करने के लिए बॉर्डर्स खींचे गए यूरोपियन पावर्स, कब, 1885 में। वो कहां पे मिलते हैं, बर्लिन में, और अफ्रीका को बांटा, डिवाइड किया आपस में। उसमें पुर्तगाल था, उसमें स्पेन था, उसमें जर्मनी थी, फ्रांस थी, ब्रिटेन थी, हाँ, ये सारे बड़े बड़े पावर्स कहां पर मिलते हैं, बर्लिन में मिलते हैं। और आप खुद देखिए बेटा कैसे उन्होंने क्या किया। अब उसमें देखिए टेरिटोरियल गेन्स किनको मिलते हैं, ब्रिटेन एंड फ्रांस एक्सपेंडेड देयर टेरिटरीज, बेल्जियम एंड जर्मनी इमर्ज्ड एज अ न्यू कॉलोनियल पावर, उसमें बेल्जियम और जर्मनी भी आता है। यूएसए, हाँ, स्पेनिश कॉलोनीज को लेता है, टुक ओवर स्पेनिश कॉलोनीज, बिकमिंग अ न्यू कॉलोनियल फोर्स। यूएसए जो खुद अभी कॉलोनी ही बना था, किसकी कॉलोनी बना था, ये यूरोप की ही कॉलोनी थी। हाँ, आप अगर किसी को शौक है तो वो पढ़ सकता है एनसीईआरटी, हाँ, 11th हिस्ट्री का चैप्टर डिस्प्लेसिंग द नेटिव्स। वहां पर ये बाज़ाब्ता तौर पर पूरी दास्तान लिखी है, यूएसए कैसे गुलाम बना था, किनका, कैसे यूएस में जो यूरोपियन सेटलर्स ने कैसे वहां पर तबाही मचाई थी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द अनदर थिंग, और सबसे पहले क्या हुआ, एविडेंट अब जरा देखते हैं रेंडर पेस्ट और द कैटल प्लेग। अब ये रेंडर पेस्ट या कैटल प्लेग क्या था, ठीक है। अब अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका का जो कंसर्न था ना, अफ्रीका वाज अ पेस्टोरल, रिमेंबर, अफ्रीका की जो सबसे बड़ी अजीब चीज थी, अफ्रीका में उस वहां पर पास्टर लैंड्स थे, वहां पर ग्रेजिंग लैंड्स थे, हाँ, ग्रेजिंग लैंड्स थे, बड़े बड़े पास्चर्स थे, हाँ, बड़ी बड़ी जमीनें थी, वहां पर बड़े बड़े अच्छे पास्चर्स थे। तो पास्चर्स होंगे तो बेटा एनिमल रेयरिंग होगी, एनिमल रेयरिंग होगी तो सीधी सीधी बात है वहां पर एनिमल बेस्ड इकोनॉमी होगी, हाँ, या बेटा हम कहेंगे वहां पर फार्मिंग होगी। अब फार्मिंग है तो एनिमल फार्म्स होंगे, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, दे विल एंजॉय द, वो पेस्ट्रोलिस्ट लाइफ जिएंगे, पेस्ट्रोलिस्ट। तो अब वो क्या करेंगे, पेस्ट्रोलिस्ट लाइफ होगी तो ऑब्वियसली वहां पर इंडिपेंडेंट इकोनॉमी होगी, हाँ, वही इकोनॉमी होगी, एग्रेरियन इकोनॉमी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी होगी। अब क्योंकि जब उनकी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, उनका अपना गुजारा चल रहा था, दे डिडंट एक्सेप्ट, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया ना यूरोपियन पावर्स को, यूरोप का गुलाम बनने के लिए वो रेडी नहीं थे। तो अब क्या करेंगे, अब यूरोप हड़प, हाँ, जो उनको पहले भी जो तरीके आए, जो पहले भी जिस तरीके जिस
मक्कारी से उन्होंने पहले भी इंडिया पर कब्जा किया, यूएसए पे कब्जा किया, उसी ट्रेड के बहाने से अब यहां पर भी वो कोशिश करेंगे। जरा क्या कोशिश करेंगे देखते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि इतनी जमीन है, पॉपुलेशन कम है, अफ्रीका के पास बड़े बड़े रिसोर्सेज है, तो इन सब को क्योंकि अब मसला था, अब उनके पास अफ्रीकन के पास लैंड भी था, लैंड के साथ उनके पास एनिमल्स भी थे, सारी चीजें थी, मगर उनका जो बड़ा कंसर्न था ना, लाइव स्टॉक भी है और लाइवलीहुड उनका चल रहा था, और वो मुश्किलन मतलब मजदूरी के लिए मानते थे। अब जब वो मानते नहीं थे तो यूरोप को बड़ा इंटरेस्ट था, तो लेट 19th सेंचुरी इन्होंने क्या किया, यूरोप वॉज एट अफ्रीका की वास्ट लैंड्स में इनकी नजर पड़ गई, रिसोर्सेज, अब यहाँ पर मिनरल्स भी थे, अब इन्होंने प्लान किया कि सबसे पहले हम यहाँ पर प्लांटेशन करेंगे, माइनस पे काम करेंगे। इन्होंने इनहेरिटेंस लॉज बदल दिए, इन्होंने अगर हम देखेंगे टैक्सेस बढ़ा दिए, इन्होंने पास्चर्स पर कब्जा कर लिया। अब पेस्टोलिस्टिस, आपको अगर ये वाला सीन और भी बड़ा डीपली पढ़ना है तो आप क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 पढ़ सकते, चैप्टर नंबर 5 पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी में ही आप जाके पढ़ सकते हो, चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th रिसेंटली आपने पढ़ा होगा पिछले साल, ठीक है। हाँ, कैसे केस ऑफ अफ्रीका आपको पढ़ना है, कैसे इन्होंने इनके ग्रेजिंग लैंड्स रिड्यूस कर दिए, कैसे इन्होंने सेटलिंग वहां पर कर दी, कैसे इन्होंने प्लांटेशन स्टार्ट कर दी, कैसे इन्होंने पास्चर्स को कहा कि अनप्रोडक्टिव लैंड है, ठीक है। तो इन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, जब ये लेबर शॉर्टेज हुई, यहाँ पर लेबर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ये ऐसी एक हरकत करेंगे जिसकी वजह से वहां जबरदस्त नुकसान होगा, 90% जो वहां का कैटल होगा वो खत्म हो जाएगा। क्या, एक बीमारी, क्योंकि ये लोग विलिंग नहीं थे ना काम करने के लिए इनके माइनस पे, तो क्या होगा, देयर विल बी, देखिए यहां पर लिखा भी हमने, स्ट्रेटजीज टू कोप विद लेबर शॉर्टेज। अब इन्होंने क्या क्या किया, हेवी टैक्स लगाएंगे, इनहेरिटेंस लॉज चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए हमने लिखा है टैक्सेस फोर्स पीपल टू वर्क इन द प्लांटेशन एंड माइंस, टैक्सेस लगा दिए गए क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी यहां पर कब्जा कर लिया था, अफ्रीका में कब्जा कर लिया था, टेरिटोरियल एरिया अपना, पास्टर्स का जो ये बेचारे पेस्टोलिस्ट, नोमैडिक पेस्ट, उनकी मूवमेंट को इन्होंने कंट्रोल किया था। उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के बाद इन्होंने जो सबसे बड़ी कहानी खेली थी ना, वो थी कि फिर इनके कैटल्स पर हेवी टैक्सेस लगा दिए थे, इनको अलाउड नहीं किया गया था मूव करना, जिन पर्टिकुलर एरियाज में इनको रखा गया, इनके एरियाज ग्रेजिंग लैंड्स पर टैक्सेस, हेवी टैक्सेस। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे इनहेरिटेंस लॉज यानी चेंज कर दिए, लॉज वर ऑल्टर्ड सो दैट ओनली वन फैमिली मेंबर कुड इनहेरिट लैंड, खाली एक फर्द को ही जमीन मिलेगी, ठीक है, वही रख सकता है मिरासन, बाकी नहीं रख सकते। हाँ, अब क्या होगा, अब ये खेलेंगे खतरनाक खेल, क्या, एक बीमारी को भेजेंगे अफ्रीका, उस बीमारी को कहते हैं रेंडर पेस्ट। हाँ, रेंडर पेस्ट। अब ये रेंडर पेस्ट कैसे आउटब्रेक इसी जमाने में होगी, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स इसे यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, बायोलॉजिकल वॉर अगेन। हाँ, कुछ कहते हैं नहीं, खुद ब खुद नहीं हुई, कुछ चीजें हुई, चलो देखते हैं वो क्या था। 1880s में रेंडर पेस्ट बेटा एक डिवास्टेटिंग कैटल डिजीज है जो अफ्रीका में इन्फेक्ट होती है कैटल को, अफ्रीकन जानवरों को कहा जाता है इंपोर्टेड। ये हाँ, कैटल कहां से आया था, ये आया था इटालियन सोल्जर्स के लिए, जो ब्रिटिश इंडिया एरिया है वहां से, यानी जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनी थी, कहा जाता है इंडियन कॉलोनी से इन्फेक्टेड जानवरों को कैरी किया गया इटालियन सोल्जर्स के लिए। हाँ, फर्स्ट अपीयर्ड अब ईस्ट अफ्रीका में। अब जरा समझिए बेटा, मिसाल के तौर पर ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका का ये बनेगा नॉर्थ, ये बनेगा साउथ, ये बनेगा, चलो मैं यहां पर कैरी करता हूं, ये मान लो बेटा, ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ अफ्रीका का, ये ईस्ट, ये वेस्ट। चलो, तो सबसे पहले ईस्ट अफ्रीका में ये बीमारी नमूदार होगी, ठीक है, वापस आते हैं। फिर बेटा आप देखिए कब, 1887 में नमूदार होती है, फिर वेस्ट अफ्रीका की तरफ 1892 में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कैप। हाँ, आप देखिए बेटा, रीचेड टू कैप, साउदर्न मोस्ट अफ्रीका, ये वाला एरिया बेटा यहां तक ये पहुंच गई कब, 1896 में। रेंडर पेस्ट ने 90% कैटल को जो अफ्रीका में बिल्कुल खत्म कर दिया, किल कर दिया, ठीक है, डिवास्टेटिंग अफ्रीकन लाइवलीहुड। तो जिस वजह से अफ्रीकन की जो इकोनॉमी
इकोनॉमी थी वो खत्म हो गई। अफ्रीकन्स की जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल जीरो पे आ गई। ये लोग मजबूर हो गए, दाने दाने के मोहताज हो गए। यानी रीढ़ की हड्डी जो इनकी थी वो थे एनिमल्स। जब 90% एनिमल्स इनके मर गए तो अब ये क्या करेंगे, अब ये सीधे सीधे मोहताज हो जाएंगे, गुलाम बनेंगे। किनके गुलाम बनेंगे? इन्हीं यूरोपियंस के। तो कहा जाता ना ये एक सोची समझी चाल थी, ये एक तरीका था कि कैसे हम इनके रिसोर्सेज को ड्रेन करेंगे। ओके, नाउ मूव। चलिए अब यहां पर जो आप देखिए कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन विद द लॉस ऑफ कैटल। अब जब कैटल लॉस होगा, प्लांटर्स, माइन ओनर्स और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट मोनोपोलाइज्ड द रिमेनिंग कैटल, जो बहुत थोड़ा बहुत बचा था ना 10%, इन पर कब्जा करेंगे और एडिंग यूरोपियन कॉलोनियलाइजर कंकर एंड कंट्रोल। अब ये पूरी तरीके से अफ्रीका को कंट्रोल करेंगे। तो रेंडर पेस्ट पूछा जाता है, ये बीमारी थी, ठीक है, जो इटालियन सोल्जर्स को जो गोश्त कैरी किया जाता था उन जानवरों में था। ब्रिटिश कॉलोनीज, ब्रिटिश इंडिया कॉलोनीज से ये जानवर कैरी किए गए थे, कैटल कैरी किया गया था। ठीक है, ये बीमारी 1886 से अफ्रीका में, फिर 1890 में वेस्ट अफ्रीका और फिर लास्ट पर 1896 में पूरे अफ्रीका को फैल गई, जिसकी वजह से 90% जो कैटल था वो मर गया। जब ये मर गया तो उसके बाद जो बाकी बचा था उसको मोनोपोली किया किसने? यूरोपियन सेटलर्स ने, और आगे जाकर इन्होंने पूरी तरीके से फिर अफ्रीका को कब्जे में लिया। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट वी हैव अ न्यू एक इंडेंचर्ड लेबर, जिसे मॉडर्न स्लेवरी का नाम भी दिया जाता है। इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। जरा पहले देखते हैं इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है। व्हाट डज मीन बाय इंडेंचर्ड लेबर? इंडेंचर्ड लेबर, ये इंडेंचर्ड लेबर को मॉडर्न स्लेवरी भी कहा जाता है। ये एक मॉडर्न स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न स्लेवरी या मॉडर्न स्लेविज्म। मॉडर्न स्लेविज्म यानी नए तरीके से गुलामी, नई गुलामी। हाँ, नई गुलामी। ये नई गुलामी का तरीका क्या था? ये इंडेंचर्ड क्या होते थे? ये होते थे एग्रीमेंट बेस्ड मजदूर। एग्रीमेंट या जिन्हें हम दूसरी भाषा में कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर्स। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर्स, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हम कहेंगे, एम्प्लॉयर्स नहीं कहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर था ये, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। रिमेंबर, इंडेंचर्ड लेबर का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, जो एक टाइम पीरियड के लिए एक मुख्तस रकम पे काम करने वाले लोग होंगे। इसे बेटा बेगार भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इट वाज अ टाइप ऑफ बेगार, बट बेगार वाज फोर्स्ड लेबर सिस्टम विदाउट वेजेस। हाँ, इन इंडेंचर्ड लेबर देयर वाज वेजेस। ठीक है, यहां पर वेजेस थे। चलिए अब क्या हुआ इंडिया में हमें देखने को मिलेगा, जो ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ मजबूरी और गरीबी आएगी। जब मजबूरी और गरीबी आएगी तो इसका पॉजिटिव साइड होगा कि फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, हायर इनकम होगी। मगर वहीं पर इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट और नेगेटिव पॉइंट होगा ना, कि बहुत सारे लोग जो गरीबी और मुश्किलात से दो चार थे, उन पर क्या होगा उनका गलत फायदा होगा। गरीब गुरबात का बिल्कुल गलत फायदा उठाया जाएगा। लोग माइग्रेट करेंगे ना एक जगह से दूसरी जगह के लिए। बहुत सारे लोग चाइना करेंगे, माइग्रेट करेंगे। बहुत सारे लोग काम के लिए बेटा एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे यूरोप जाएंगे। अब क्या होगा, इंडिया में ही ब्रिटिशर्स इसका सबसे गलत फायदा उठाएंगे। वो क्या करेंगे, वो याद रखिएगा, जैसे यहां पर लिखा, 1000 ऑफ इंडियन एंड चाइनीज लेबर सॉट वर्क ऑन द प्लांटेशन। चाइना और इंडिया के हजारों मजदूर प्लांटेशन में काम करना स्टार्ट करेंगे, जहां पर इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था, मजदूरी कम और वर्किंग कंडीशंस बड़ी खराब थी। और माइंस में काम करेंगे, दोनों चीजें, एक्सप्लॉयटेशन, सप्रेशन, हाँ, डोमिनेशन एंड रोड और रेलवे को बढ़ाने के लिए। क्योंकि ग्लोबली रेलवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो काम के लिए इंसान जाएगा ना, काम, हाँ, काम की तलाश में उस वक्त मजदूर थे, पुअर था, हार्डशिप था। ठीक है, तो अब ये अपना पेट भरने के लिए काम तो करना जरूरी है, मगर यहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम आ चुका था, इंडेंचर्ड लेबर आ चुका था, बंधवा मजदूरी। अगर आप याद रखोगे, इंडेंचर्ड लेबर को हम बंधवा मजदूरी भी कहते हैं। बंधवा मजदूरी इंडिया में, इस पर अब बैन है। बंधवा मजदूरी, इस पर अब इंडिया में बैन है, याद रखिएगा। तो क्या हुआ, ये इसका सबसे गलत इस्तेमाल हुआ। और प्लांटेशन में सबसे ज्यादा, रिमेंबर, प्लांटेशन में सबसे ज्यादा इंडेंचर्ड लेबर का इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है, लेबर को हायर किया जाता था
कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, अंडर कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस है, ये भाई इतने टाइम के लिए है, इतनी तुम्हें मजदूरी मिलेगी, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए तुम्हें प्लांटेशन पे काम करना होगा। प्लांटेशन मीन्स मैंने परसों कहा था, जो एक सिंगल क्रॉप एक बड़े लैंड पे होगी, उन्हें उन्हें उन लैंड्स पर काम करने के लिए आपको मजदूर चाहिए थे। इनमें स्पेशली आप देखोगे ना, स्पेशली उत्तर प्रदेश, बिहार और सेंट्रल इंडिया के ज्यादातर लोग होते थे और तमिलनाडु से, हाँ, जो मोस्ट इंडियन चर्च, जो बंधुआ मजदूर हुआ करते थे। मगर इनके साथ बिल्कुल बुरा सलूक होता था, इनको बेचारों को एक्सप्लॉइट किया जाता था, बड़ी खराब हालत होती थी इनकी, ठीक है। फिर मिड 19th सेंचुरी में कुछ चेंजेस देखने पड़े, डिक्लाइन ऑफ कॉटन इंडस्ट्री हुई, हाँ, इंक्रीज ऑफ लैंड रेंट्स हुए, लैंड वाज क्लियर्ड फॉर माइनस, ठीक है, प्लांटेशन के लिए, ये भी एक बड़ा मसला बना। और क्यों, क्या वजूहात थी इंडिया में इंडेंचर्ड लेबर हुआ? नंबर 1, कॉटन इंडस्ट्रियां कम हो गई, क्योंकि जो अमेरिकन सिविल वॉर जब रिड्यूस हो गया 1861 और 65, अगर हम देखेंगे तो ये बेटा अमेरिकन सिविल वॉर चला। जब अमेरिकन सिविल वॉर स्टेबलाइज हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, अमेरिकन, याद रखिएगा, अमेरिकन सिविल वॉर जब क्या होगा, जब वो स्टेबल होगा, क्योंकि अमेरिकन स्लेव, अमेरिकन जो वॉर था, अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान इंडिया में कॉटन इंडस्ट्री में बड़ा बूम देखा गया। जब वो वॉर स्टेबल हुआ, जब वो वॉर खत्म हुआ, उस वॉर के बाद स्टेबिलिटी देखी गई, तो फिर से अमेरिका से क्या जाएगा, अमेरिका से कॉटन यूरोप जाएगा और इंडिया के कॉटन इंडस्ट्री की रेट रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए डिक्लाइन देखा गया। हाँ, रेंट जमीन के बढ़ा दिए गए, याद रखिएगा, रॉयतवारी सिस्टम। फिर आगे जाएगा बेटा, माइंस के लिए जमीन को हड़प किया जाएगा, प्लांटेशन के लिए जमीन को हड़प किया जाएगा। ये सारे ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, ब्रिटिशर्स कर रहे थे, ठीक है। हाँ, पुअर कम्युनिटीज इससे सबसे ज्यादा असरअंदाज होगी। अब पुअर कम्युनिटीज को अपना घर चलाना है, उन पर कर्जा चढ़ेगा, वो इस लायक नहीं रहेंगे कि वो अपनी जिंदगी को चलाएंगे। ये वजह, ये कुछ कॉजेज रहेंगे कि ये बेचारे माइग्रेशन करेंगे, रिमेंबर, माइग्रेट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए जाएंगे। अब कॉमन माइग्रेशन जो ज्यादातर था ना, वो जगहें कौन कौन थी, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कैरेबियन आइलैंड्स, और उसमें मॉरिशस और फिजी, और तामिल कहां जाएंगे, वो श्रीलंका, सिलोन जाएंगे और मालिया जाएंगे। इसीलिए तो फिर हमें यहां पर देखने को मिलेगा ना, आगे जाकर पावर शेयरिंग में आपको श्रीलंका वाला केस देखने को मिलेगा। इंडेंचर्ड लेबरर्स, ये ज्यादातर टी प्लांटेशन, आसाम की टी प्लांटेशन के लिए ज्यादातर रिक्रूट किया जाता था, किए जाते थे, रिक्रूटेड फॉर द टी प्लांटेशन इन आसाम। चलिए रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस देखते हैं क्या क्या होता था। एम्प्लॉयज एजेंट्स, ये एजेंट रखते थे जो लेबर्स को हायर करते थे, जो लेबर्स को रिक्रूट करते थे, हाँ, और फिर रिसीविंग कमीशंस, और उनको बाकायदा तौर पर इन एजेंट्स को कमीशन मिलता था। फिर एजेंट्स इनको ना बिल्कुल ख्वाब दिखाते थे, जन्नत के ख्वाब, और इनको कहते थे कि तुम जब जगह पे पहुंचोगे तो तुम किस तरीके से पहुंचोगे, काम के कंडीशंस क्या होंगे, शर्त क्या होंगे, बड़े अच्छे ख्वाब है, काम अच्छा है, पैसा मिलेगा, कोई सख्ती नहीं है, खाना पीना सब कुछ है। और फिर उसके बाद इनकी जो बेचारों की हालत होती थी, ठीक है, फिर उनको वहां पर ना कभी कभार क्या होता था, ये एजेंट्स ना इनको बहुत मिसलीड करते थे। मैनी वर्कर्स वर अनअवेयर, हाँ, ऑफ हाउ फार दे वुड ट्रेवल। इतना था कि बहुत सारे वर्कर्स को तो ये भी पता नहीं था कि उन्हें कितनी दूर जाना है, ये शहर ये किस जगह पे पड़ता है। एंड सम वर फोर्सेबली अबडक्टेड बाय एजेंट्स, कुछ को तो फिर जबरन ही मतलब गायब ही किया जाता था। ये हालत थी इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम की। ये न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी, मैंने पहले ही कहा ना, हाँ, ये था क्या, हार्श लिविंग कंडीशंस थी, क्योंकि ये इनकी बेचारों की जो जिंदगी थी ना, वहां पर इनके हालात बड़े खराब थे, कीचड़ में, गंदगी में इनको रखा जाता था, खाने के लिए बिल्कुल ना, जिसे कहेंगे हम, बहुत ही कम दिया जाता था या ना के बराबर दिया जाता था, इन्हें कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता था। और सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज इनकी क्या थी, कुछ तो बिल्कुल भाग जाते थे जंगलों में, हाँ, बहुत सारे तो फेस्टिवल्स आपने देखा होगा, मैनी यूज्ड फेस्टिवल्स टू बिल्ड कल्चरल कनेक्शंस एंड प्रोटेस्ट सच एज अ होजी इन ट्राइनेडेड। हाँ, ट्राइनेडेड में आपने देखा होगा, वहां पर हुसैनी फेस्टिवल्स होते थे, हाँ, यू कैन सी कि वहां पर फिर हुसैनी मजलिसेस हुआ करती थी। दैट मीन्स अ पर्टिकुलर जो शिया फिरका है वो ये हुसैनी मजलिसेस करते हैं। दैट मीन्स कि बहुत सारे मुस्लिम्स में से भी, स्पेशली फ्रॉम द शिया फिरका, यूज्ड टू माइग्रेट फॉर वर्क, हाँ, वो चीजें हमें देखने को मिलेगी। इसलिए इन्होंने कहा कि कल्चरल कनेक्शंस भी हमें अभी भी देखने को मिलते हैं पूरी दुनिया में। कल्चरल एक्सप्रेशन, जैसे
रस्ताफ्रानिज्म, चुटनी म्यूजिक, हाँ, और भी बहुत सारी चीजें जो हमें पूरी दुनिया में मिलेगी, कल्चरल फ्यूजन देखने को मिलेंगे। वो एग्जाम्पल है कि ये इन लोगों ने कैसे फिर वहां पर अपनी जिंदगी, फैमिलीज वगैरह या तो कुछ वही के रह गए, ठीक है, क्योंकि उतना भी पता नहीं था कैसे वापस आएंगे। नेक्स्ट, अब जरा देखिए, हाँ, स्टेइंग आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट, कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी वहीं पे रह गए और वहीं के फिर हो गए। मोस्ट इंडेंचर्ड वर्कर्स रिमेन्ड इन देयर होस्ट कंट्रीज, जहां पर वो काम करने के लिए गए, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया वो वहीं के रह गए, ठीक है। राइटर कहता है, देखिए, जैसे कहते हैं नोटेबल फिगर, जैसे वीएस नायपाल, जो फ्रॉम दिस, आप देखिए उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स है। अब देखिए, अब आगे जाकर फिर इसका क्रिटिसिज्म भी होता है, एबॉलिशन भी किया गया। हाँ, इन 1900s इंडियन नेशनल लीडर्स क्रिटिसाइज्ड। 19वीं सदी में स्पेशली जब आप 1900 को खत्म देखोगे, 20th सेंचुरी में गांधी से लेकर जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स है वो क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहते हैं इट्स अब्यूजिव, हाँ, ये बिल्कुल बहुत गलत है, खतरनाक काम है। और ये कहते हैं फिर एबॉलिशन 1921 में जो हुआ वो बिल्कुल इन्हीं की वजह से हुआ, नेशनलिस्ट लीडर्स की वजह से। लिंगरिंग इफेक्ट्स डिस्पाइट इट्स एंड अ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी परसिस्टेड अमंग द डिसिडेंट्स फॉर मेनी इयर्स। जो बेचारे अब इन इंडेंचर्ड लेबर्स के कौन थे, जो इंडेंचर्ड लेबर्स के जिन्हें हम दूसरी भाषा में कहेंगे जो उनके बाल बच्चे थे, उन्हें बड़ा ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजरना पड़ता था, ठीक, ओके। लेट वी सी नाउ इंडियन एंटरप्राइजेस अब्रॉड। अब इंडिया के एंटरप्राइजेस भी हमें देखने को मिलेंगे जब आप आगे इस चैप्टर में चलोगे। तो अब क्या था, सीधी सीधी सी बात है, नीड ऑफ कैपिटल, क्योंकि देखिए ग्रोइंग फूड एंड क्रॉप्स फॉर ग्लोबल मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल। देखिए बिजनेस था तो बिजनेस को कैपिटल सपोर्ट चाहिए, यानी फाइनेंस चाहिए। हाँ, लार्ज बड़ी बड़ी प्लांटेशंस को पैसा चाहिए। अब इसीलिए बैंक इमर्ज हुए, उन बैंक्स में इंडियन लोगों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो बहुत सारे इंडियन बैंकर्स भी हमें देखने को मिले, जिनमें शिकारपुरी, शराफस, हाँ, और नटाकोटी, ठीक है, चितेर्स, जो की फाइनेंशियर्स थे। हाँ, ये फाइनेंस क्या करते थे, एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर को स्पेशली साउथ ईस्ट और सेंट्रल एशिया में क्या करते थे, मनी ट्रांसफर के लिए, ट्रांसफर सिस्टम के लिए काम करते थे। दे यूटिलाइज्ड देयर ओन रिजर्व और बोरोड फ्रॉम द यूरोपियन बैंक्स। उनके पास अपनी रिजर्व्स या यूरोपियन बैंक्स के साथ इनका उस जमाने में काम होता था। चलिए, अब तीसरा इंडिजीनियस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। ये बैंकर्स फिर इंडिजीनियस यानी हिंदुस्तानी निजाम के मुताबिक, दीज बैंकर्स डेवलप्ड देयर ओन फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज देयर फाइनेंस। ये बैंकर्स डेवलप करेंगे, उनका जो अपना एक तरीका है फाइनेंस का, अपना एक मैकेनिज्म निकालेंगे, ठीक है। अब ट्रेड एक्सपेंड होगा, इंडियन ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स यूरोप की, स्पेशली अगर आप देखोगे ये यूरोपियन कॉलोनीज को फॉलो करेंगे और अफ्रीका तक ही जा पहुंचेंगे। सिंधी ट्रेडर्स वेंट बियॉन्ड यूरोप, यूरोपियन कॉलोनी से आगे जाकर, यानी अगर हम सिंपल कहेंगे तो इंडियन ट्रेडर्स हमें ग्लोबली देखने को मिलेंगे, यानी इंडियन ट्रेडर्स, इंडियन बैंकर्स, इंडियन मनी लेंडर्स, हाँ, हमें थ्रू आउट वर्ल्ड मिलेंगे। आप 19th सेंचुरी में ये चीजें देख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। नाउ कम टू द, ठीक है, लेट वी सी Indian trade, colonialism, and the global system. Let we see what the basically topic would say. Indian trade, colonialism और global system कैसे काम करता है। Historical export. India was known for exporting fine cotton to Europe. अब जरा देखिए, हमने सबसे पहले कहा इंडिया ने 1861, इससे पहले भी इंडिया का कॉटन पूरी दुनिया में मशहूर था। 1861 से 65 इंडिया का कॉटन, हाँ, पूरे यूरोप को क्या कर गया, डोमिनेट कर गया। रीजन उसके पीछे मैंने पहले ही कहा था, अमेरिकन सिविल वॉर था। अब हम देखेंगे ना तो कॉटन इन मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट कर गई इंडिया की, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब इसका ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू इंक्रीज कॉटन मैन्युफैक्चरिंग। ब्रिटिश में हमें क्या देखने को मिला, कॉटन मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही अपने कमाल पे था, उरूज पे था। इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेशर्ड द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट कॉटन इंपोर्ट्स। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने प्रेशर किया गवर्नमेंट को कि वो कॉटन इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, रिजल्टिंग इन टैरिफ बैरियर्स ऑन क्लॉथ इंपोर्ट्स। तो क्या होगा, अगर आप इंडिया की बात करोगे, इंडिया से कॉटन लिया जाता था, वहां पे कपड़े बनाए जाते थे, ठीक है, कपड़े बनाकर फिर इंडिया आते थे, ठीक। अब इसके बाद एक और चीज जो हमें देखने को मिलेगी, इंडियन कॉटन आगे जाके डिक्लाइन होगा। इंडियन कॉटन पे भी बैन, इंडियन कॉटन इंपोर्ट भी रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, फिर आगे जाकर इंडियन कॉटन डिक्लाइन होगा। वजह, फाइन इंडियन कॉटन इनटू ब्रिटेन डिक्रीज।
क्यों? वजह क्या है कि इंडियन कॉटन डिक्रीज हुआ। इंडियन टेक्सटाइल फेस टफ कंपटीशन इन अदर इंटरनेशनल मार्केट्स विद देयर शेयर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल मार्केट ड्रॉपिंग फ्रॉम 30% 1800 बिलो 3% बाय 1870s। मैंने पहले भी बेटा कहा 18th सेंचुरी में हमें 13% जो पहले 30%, फिर हमें बेटा 3% देखने को मिलेगा। वजह उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। हाँ, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। देयर वर नंबर ऑफ रीजंस, आई विल डिस्कस 2 और 3। ठीक है, ये बेसिकली शिफ्ट हुआ, एक्सपोर्ट शिफ्ट हुआ, क्वालिटी रिड्यूस हो गई, और भी बहुत सारे। इंडिया में प्लांटेशन एक बड़ी वजह थी। हाँ, क्योंकि इंडिया में जो कॉटन प्रोड्यूस करने वाले थे ना, उन्होंने कॉटन प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, क्योंकि उनकी जो कॉटन की रेट थी वो डिक्रीज हो गई। ठीक, आप बंगाल वाला केस पढ़ सकते हो, पीजेंट जमींदारी सिस्टम, पीजेंट्स एंड जमींदारी सिस्टम। इट विल बी द एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10, प्रेजेंटली 9 सॉरी। तो वहां पर आप समझ सकते, वहां पर बेटा बंगाल का केस लिखा है कि क्या वजूहतें हुई थी। अगर एक्स्ट्रा और चाहते हो आप, शिफ्ट इन एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डिक्लाइन, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट सर्ज। टू शेयर रॉ कॉटन एक्सपोर्ट रोज फ्रॉम 5% इन 1812 to 30% in 1871। द शेयर ऑफ रॉ कॉटन एक्सपोर्ट रोज, रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट बढ़ गया 5% से 35% 1871 तक। इंडिगो एक्सपोर्ट ऑल्सो इंक्रीज्ड, क्योंकि मसला था इंडिया में इंडिगो का प्रोडक्शन हो रहा था, जो एक कलर था बेसिकली। ठीक है, वो बढ़ गया और उसके प्लांटेशन पे काम हुई क्योंकि उसकी रेट अच्छी थी। ओपियम ट्रेड इन 1820s, ब्रिटेन ग्रू ओपियम इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड इट टू चाइना। ओपियम, ठीक है, इंडिया से ट्रेड हुई, चाइना एक्सपोर्ट की जाती थी, इंडिया से, इंडिया में उगाई जाती थी, क्योंकि ये बहुत प्रॉफिटेबल था। हाँ, और इसमें प्रॉफिट के साथ साथ प्रॉफिट वर देन यूज टू फाइनेंस। अब जो यहाँ से प्रॉफिट आता था वो टी इंपोर्ट करने के लिए स्पेशली है, यूज टू फाइनेंस टी एंड अदर इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। देखिए, टी से इंपोर्ट चाय होती थी, ठीक है, याद रखिएगा, और एक्सपोर्ट ओपियम हो रहा था। फिर ओपियम वार तो आपने सुना ही होगा, चाइना ने ब्रिटिशर्स की इस पॉलिसी को समझा ट्रेड की, और फिर ब्रिटेन और चाइनीज की आपस में लड़ाई भी हो गई, जिसे चाइना, जिसे ओपियम वॉर के नाम से जाना जाता है। फ्लड ऑफ ब्रिटिश गुड्स, फिर इंडिया में आप देखोगे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इंडिया में बिल्कुल ऐसे आ जाते जैसे इंडिया में इंडियन मार्केट में फ्लड आ गया ब्रिटिश चीजों की। वाइल फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट, इंडिया से फूड ग्रेन और फूड ग्रेन स्पेशली टेक्सटाइल, फूड ग्रेन और रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता रहा, और वहां से मैन्युफैक्चर होकर चीजें इंडिया आती रही। यानी हमें हमारी ही चीज 2 गुनी दाम, 3 गुनी दाम, 5 गुनी दाम पे वापस मिलती थी। ठीक, ओके, नाउ मूव। हाँ, ट्रेड सरप्लस, द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्टर्स टू एक्सीडेड दैट ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट। जो हमसे वो लेते थे, हाँ, वो हमें 2 गुना दामों पे मिलता था, जिसकी वजह से ये ब्रिटेन के लिए तो फायदा था, बट हमारे लिए नुकसान था। दिस सरप्लस अलाउड ब्रिटेन टू बैलेंस ट्रेड। देखिए क्या हुआ, जो अगर उनका नुकसान भी विद इन द कंट्रीज, कुछ कॉलोनीज में था, तो इंडिया की वजह से वो उस नुकसान की भरपाई हो रही थी। उसी को ट्रेड सरप्लस कहते हैं, जो उनको फायदा इंडिया से मिल रहा था। होम चार्जेस क्या थे? ब्रिटेन ट्रेड सरप्लस विद इंडिया हेल्प्ड पे फॉर वेरियस, बहुत सारे जो इंडिया से फायदा हो रहा था उनसे वो बहुत सारे कॉस्ट्स को बैलेंस कर पा रहा था। जैसे प्राइवेट रेमिटेंस बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स, आप देखिएगा उन ट्रेडर्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, वो सारी चीजें वो ब्रिटेन इस वक्त वो मैनेज करता था। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेट, पेंशन फॉर ब्रिटिश ऑफिशियल्स, क्योंकि इंडिया का ट्रेड इतना स्ट्रांग था कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स के जो पेंशन वगैरह है इंडियन ट्रेड की वजह से वो पूरे होते थे, इसी वजह से। और इंडिया में पीजेंट्स बोले वाले थे, अभी इंडिया में कोई बड़ा सर्ज 1857 के रेबेलियन के बाद नहीं देखने को मिल रहा था, तो इस वजह से इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन अपने पीक पे था ड्यूरिंग दिस फेज, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, ड्यूरिंग द ये फेज सारे हम देख रहे हैं कैसे दुनिया, कैसे एक मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड और उसमें इंडिया का पार्ट, हाँ, इवन विद इन द कॉलोनियलिज्म हम देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से बेटा हम यहाँ तक ये चैप्टर, आज ये इस चैप्टर का जो ये वाला टॉपिक है यहाँ पर खत्म होता है विद द टाइम, यानी इट वाज टॉपिक नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 3। अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 3 एंड 4 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।